हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही टारगेट है टू क्रैक यूपीएससी विदाउट फियर। और इस डर को भगाने का एक ही मंत्र है, आप करिए मेहनत। दोस्तों, फिलहाल इसी मेहनत की कड़ी में हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा ज्योग्राफी एमसीक्यूज का दूसरा वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स के से रिलेटेड एमसीक्यूज। क्वेश्चन 1 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अभी यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है। आपको पता है कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का में तीन टाइप के प्लेट बाउंड्रीज बताए गए हैं। एक तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जैसे एक प्लेट यहाँ है एक प्लेट यहाँ है, अगर दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो उसको डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। अगर दोनों प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही है तो उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। अगर दोनों प्लेट एक दूसरे के दूर और नज़दीक नहीं जा रही है बल्कि एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल कर रही है इस तरह से, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देखिए न्यू ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पर कह रहा है न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। ये गलत है। ये जो लिखा गया है ना, ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में लिखा गया है, तो फर्स्ट एक्चुअली रॉन्ग। सेकंड देखिए, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्स अंडर द अनदर। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर क्या होता है, एक प्लेट जो है सबडक्ट करता है तो वहाँ पर क्रस्ट जो है उसका डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। फिर देखिए, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर कहा गया है कि क्रिएट रिफ्ट वैलीज एंड न्यू ओशंस। बिल्कुल सही बात है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर क्या होता है, यहाँ पर रिफ्ट क्रिएट होता है, ठीक है, क्रस्ट में। ठीक है, ये आपका एक रिफ्ट वैली है अफ्रीका में, वो भी डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण ही हो रहा है। रिफ्ट वैली जो अफ्रीका में है उसके एक साइड है सोमालियन प्लेट, दूसरे साइड है नूबियन प्लेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 2 और 3 यहाँ पर राइट स्टेटमेंट है दोस्तों। ये अगर आपने बेसिक जियोमॉर्फोलॉजी भी अगर आप पढ़ करके आए हैं तो इसको आप गलत नहीं करेंगे। तो पढ़ लीजिए, पढ़ने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है और यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये ध्यान रहे। देखिए, द प्लेट्स आर नॉट फिक्स्ड एंड मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फेयर। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों, कि प्लेट्स जो है स्टैटिक नहीं है, एक जगह पर फिक्स नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं, प्लेट्स, जैसे ये प्लेट है तो ये दोनों इधर इधर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा कौन सा बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये दोनों अगर एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट बाउंड्री। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे तो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। बट जो भी हो, प्लेट्स फिक्स नहीं है अपनी जगह पर। ठीक है, प्लेट्स यानी लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर एक इलास्टिक लेयर है जो कि प्लास्टिक एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट। सेकेंड देखो, द कॉन्टिनेंटल रॉक्स आर मच यंगर देन द ओशियन क्रस्ट रॉक्स। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखो, ओशियन में जो मिड ओशियानिक रीज है वहाँ पर तो क्रस्ट क्रिएट हो रहा है, तो जो क्रस्ट अभी क्रिएट हो रहा है वो तो ज़्यादा यंग रहेगा ना, और वही क्रस्ट जो आकर के जमा हो गया है कॉन्टिनेंट्स में, तो वहाँ पर तो कोई नया क्रस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमेशा क्या होगा, पुराना होगा, या कॉन्टिनेंटल रॉक हमेशा क्या होगा, पुराना होगा ओशियानिक रॉक से। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। फिर देखिए, द मिड ओशियानिक रीजेज आर मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि मिड ओशियानिक रीजेज, देखिए ये सही है, ये गलत है, और ये सही है। ठीक है, मिड ओशियानिक रीजेज के पास क्या है, प्लेट्स दो जो रहती हैं वो दोनों डाइवर्ज करती हैं। ठीक है, तो डाइवर्ज करती है तो यहाँ पर लगातार जो है यहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। स्लो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, साइलेंट वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, बट लगातार होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो वो मोस्ट एक्टिव होते हैं। तो थर्ड इज राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए 2 ओनली इज द
इनकरेक्ट वन। आइए थर्ड देख लीजिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट सजेस्ट द फिनोमिना ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग बताने के लिए इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स हम लोगों को लगेंगे। तो देखो, द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट। तो बिल्कुल सही बात है। जो मिड ओशियानिक रिज का जो क्रेस्ट होता है यहाँ पर, इससे जितना दूर जाते जाओगे वैसे ही एज ऑफ रॉक्स क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और सबसे फ्रेश रॉक कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर क्रेस्ट के पास मिलेगा। तो ये एक टाइप का सी फ्लोर स्प्रेडिंग बतला रहा है, बिल्कुल बतला रहा है। फिर देखिए, प्लेट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फेयर। तो दोस्तों देखो, प्लेट्स एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको मूव करते हुए किसने देखा, आपने देखा थोड़ी है इसको। इसके रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। प्लेट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फेयर, यही चीज़ तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है एक तरीके से, ठीक है। तो ये इसका सजेस्ट नहीं कर रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग को, ये खुद ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। स्पेशली जब आपके डाइवर्जेंट प्लेट्स मूव करें एक दूसरे के अगेंस्ट, तो ठीक है। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग को सजेस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है, ये चीज़ हम लोग देख नहीं सकते हैं। दूसरा देखिए, द ओशियन फ्लोर सेडिमेंट्स आर वेरी थिन एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल फ्लोर। बिल्कुल सही बात है। कॉन्टिनेंट्स पर सेडिमेंट्स जमा हो चुके हैं कितने सालों से, ठीक है। और ओशियंस पर नए नए सेडिमेंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं, और वो वहाँ से उनको ओशियन वेव्स उनको किनारे तक ले आ रही है, ठीक है। तो ओशियन फ्लोर हमेशा क्या रहेगा, वो थिन रहेगा, और कॉन्टिनेंटल फ्लोर क्या रहेगा, वो थिक रहेगा। तो ये भी एक तरीके से क्या बता रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग बतला रहा है। थर्ड इज राइट। फिर देखो, कांस्टेंट इरप्शंस एट द क्रेस्ट ऑफ ओशियानिक रीजेज पुशेस द ओशियानिक क्रस्ट ऑन ईदर साइड। बिल्कुल सही बात है। ये मिड ओशियानिक रीज के फिनोमिना के बारे में ही बता रहा है दोस्तों। तो मिड ओशियानिक रीज भी क्या सजेस्ट करता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग सजेस्ट करता है। देखिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बताने के लिए एक तो है मिड ओशियानिक रीजेज, ठीक है। फिर एक है प्लेसर डिपोजिट्स। ये सब क्या है आगे आगे क्वेश्चंस में आ जाएगा, बट आप अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 1, 3 and 4 ओनली इज द राइट आंसर। फिर देखिए, विच ऑफ द एवर माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्टोनिक मूवमेंट्स। हमेशा ध्यान रहे, ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स का कॉज पूछ रहा है। टेक्टोनिक मूवमेंट्स का अगर कोई रिजल्ट होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं लेंगे। अभी नहीं कि हाँ टेक्टोनिक मूवमेंट से तो ये भी जुड़ा हुआ तो है ही है, तो ऐसा नहीं। टेक्टोनिक मूवमेंट्स का कॉज पूछ रहा है यहाँ पर, क्या रिस्पॉन्सिबल होगा टेक्टोनिक मूवमेंट्स के लिए। तो पोल फ्लीइंग फोर्स, बिल्कुल सही बात। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसमें दो टाइप की फोर्स थी, एक तो थी पोल फ्लीइंग फोर्स और एक थी वेस्टवर्ड फोर्स। तो बिल्कुल पोल फ्लीइंग फोर्स क्या कराती है, प्लेट्स को मूव कराती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल राइट है। फिर सेकेंड देखिए, प्लेसर डिपॉजिट्स। देखो, प्लेसर डिपॉजिट्स इसका कारण नहीं है, प्लेसर डिपॉजिट्स इसका एक रिजल्ट है, आउटकम है। तो सेकेंड इज रॉन्ग। फिर थर्ड देखिए, ग्रेविटी। तो दोस्तों ग्रेविटी एक तरीके से इसका कारण है, क्योंकि क्या है, जो पोल फ्लीइंग फोर्स है, ठीक है, नहीं, जो वेस्टवर्ड फोर्स है, ठीक है, वो वेस्टवर्ड फोर्स किसके कारण से लगती थी, तो वेस्टवर्ड फोर्स लगती थी सन एंड मून के इफेक्टिव ग्रेविटी के कारण। सन एंड मून के इफेक्टिव ग्रेविटी के कारण, किस में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अगर बात करें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी हमेशा जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो जो भारी प्लेट होता है वो सबडक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी किसके कारण से हो रहा है, ग्रेविटी के कारण से हो रहा है। तो प्लेट टेक्टोनिक में, टेक्टोनिक मूवमेंट्स में ग्रेविटी का एक रोल है, बिल्कुल है। फिर फोर्थ देखिए, टाइडल फोर्स। तो बिल्कुल दोस्तों, टाइडल फोर्सेस आपको मैं बताया यहाँ, टाइडल फोर्स जो है आपका टेक्टोनिक मूवमेंट्स में सपोर्ट कर रहा है। कैसे, तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से भी आप इसको देख सकते हैं, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से भी देख सकते हैं कि यहाँ पोल फ्लीइंग फोर्स जो है, ठीक है, तो ये पोल्स से दूर जाने वाला फोर्स है। और वेस्टवर्ड फोर्स जो है,
ये दोनों फोर्स में कहीं ना कहीं टाइडल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। फिर देखो रेडियो एक्टिव करेंट्स विद इन द अर्थ। अब ये जो मैग्मा मूव करता है, मैग्मा हीटेड मैग्मा जो है एक तरीके से जो हीटेड कन्वेक्शनल करंट आती है अंदर से, उसके लिए ये रेडियो एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे आपके रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स हैं किसके लिए, टेक्टोनिक मूवमेंट्स से। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पर प्लेसर डिपॉजिट्स जो है उसका कॉज नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेसर डिपॉजिट उसका क्या है, रिजल्ट है। टू को अगर आप काट देते हो, टू को काट देते हो, टू को काट देते हो, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, बस इतना है। कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ ए प्लेट, बिल्कुल सही बात है। जो लिथोस्फेरिक प्लेट होते हैं उनका एक पार्ट ही तो है कॉन्टिनेंट। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। उसी तरह से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का पार्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। फिर दूसरा देखिए, मिड ओशियानिक रीजेज एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द सी लेवल। सी तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। देखिए जब मिड ओशियानिक रीज, यहाँ पर ये प्लेट है एक और ये एक प्लेट है, ठीक है, और इसमें से पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा है। जब ये फैलेगी तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एरिया मतलब ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब पानी के लिए आपने ज़्यादा जगह क्रिएट कर दिया। पानी के लिए जब ज़्यादा जगह क्रिएट कर देंगे तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, हल्का नीचे हो जाएगा। ये तो सिंपल सा दोस्तों, मतलब क्लास 10th का और 9th का जो ज्योमेट्री है उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। फिर थर्ड देखिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रूव्स दैट द ओशन इटसेल्फ इज ए साइट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या बताती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग बताती है आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्यों क्रिएट हो रही है, ये एक टेक्टोनिक एक्टिविटी का हिस्सा है। तो थर्ड इज राइट। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर है स्टेटमेंट 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ ली है तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की इसको जरूरत भी नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में स्टेटमेंट्स पूछ रहा है और यहाँ पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनकरेक्ट है, देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज कंसिस्टेंट एट ऑल मिड ओशियानिक रीजन। बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि क्या है, देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो अलग अलग स्पीड से हो रही है। जहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रही है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वहाँ पर जो यहाँ बीच में बहुत ऊंचे ऊंचे मिड ओशियानिक रीजेस फॉर्म हो रहे हैं। और जहाँ सी फ्लोर स्प्रेडिंग बहुत धीरे धीरे हो रही है, वहाँ पर जो नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है वो इतना ऊंचा तक नहीं जा रहा, वो इस तरह से कम हाइट पर रह रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। और तेज़ी से निकलेगा अगर, पानी उसको ठंडा करते जाएगी तो इस टाइप का बहुत ऊंचा मिड ओशियानिक रीज बनेगा। और धीरे धीरे अगर निकलेगा लावा, तो वो इस तरीके से एक छोटा आपका मतलब कम हाइट का MOR फॉर्म करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। सेकंड देखिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द रिजल्ट ऑफ मैंटल कन्वेक्शन। दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, मेंटल कन्वेक्शन का ही रिजल्ट है। आपको पता है कि नीचे से जो ये आता है, जब ऊपर से ये प्लेट है, ठीक है, अब ये प्लेट अगर आपस में सटा हुआ है तो नीचे क्या है, प्रेशर अधिक है। जैसे ये प्लेट्स एक दूसरे से थोड़ा दूर जाना शुरू करता है तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये कौन सा रीजन है, ये रीजन है मेंटल। तो यहाँ प्रेशर जैसे ही कम होगा तो आपको पता है कि हीट तो बहुत ज़्यादा है नीचे, बस बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण से ही वो क्या है, वो सॉलिड वाला स्टेज में रहता है। जैसे ही यहाँ प्रेशर कम होगा, रिड्यूस होगा, तो वो सॉलिड से तुरंत किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा और ये ऊपर आने लगेगा। तो ये मेंटल कन्वेक्शन ही है दोस्तों। सेकेंड इज एक्चुअली राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हमारा हो गया, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द इनकरेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, प्लेट मूवमेंट से रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है और यहाँ करेक्ट पूछ रहा है।
देखिए द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, बिल्कुल गलत जवाब। आप कह सकते हैं कि हर जगह प्लेट मूवमेंट क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। इसकी स्पीड प्लेट मूवमेंट की होती है लगभग 1 इंच पर एनम से लेकर के 2 इंच पर एनम तक, लेकिन हर जगह, ठीक है, ये स्पीड आपकी थोड़ी अलग अलग रहेगी। तो एनीवेज फर्स्ट इज एक्चुअली रॉन्ग। मान लो जहाँ दो प्लेट आपस में टकराए हुए हैं और एक दूसरे को पुश करें, एक दूसरे की तरफ मूव करें, तो यहाँ पर इनका मूव करने का स्पीड क्या होगा, अलग होगा। बट अगर अभी इन इन दोनों प्लेट में कुछ गैप है और ये एक दोनों की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अभी इनके एक तरफ दोनों की तरफ मूव करने का स्पीड क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लेट मूवमेंट्स का रेट क्या है, यूनिफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड देखिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर्स एट ए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब आपको क्या मैं बोलूँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहाँ पर होगी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर, ठीक है, कि मिड ओशियानिक रीजेज वहीं फॉर्म होगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहाँ पर होगी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर, जहाँ दोनों प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे से क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं। मैं आपको एक चीज़ याद करा देता हूँ अभी, ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है वैसे। देखो ये दो प्लेट है, एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो इसका दो नाम है, एक है कन्वर्जेंट क्योंकि एक दूसरे के पास आ रही हैं, और कन्वर्जेंट को ही हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। एक सी और एक डी ऐसे करके आप याद रख लो, एक कन्वर्जेंट का दूसरा नाम क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। फिर देखो ये दोनों प्लेट है एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये क्या होगी, डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट का दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि यहाँ पर नया क्रस्ट क्या होता है, फॉर्म होता है, तो इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहाँ पर बनेगा, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पास बनेगा, ठीक है, ना कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन को यहीं पर हम लोग क्या बोलते हैं, मिड ओशियानिक रीजेज बनता है, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, भी इसी को हम लोग बोलते हैं। तो सेकंड इज एक्चुअली रॉन्ग। थर्ड देखिए, द मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इज रिकॉर्डेड इन द स्प्रेडिंग ओशियन फ्लोर। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड राइट। थर्ड राइट कैसे है, आपने कभी देखा है कि आपको किसी मैग्नेट को ऐसे धागे से बांध दोगे, ठीक है तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। अब फर्ज करिए कि मैग्नेट का जो भी मटेरियल है उसको आपने पिघला दिया, ठीक है, और उसको आप बाहर बाहर छोड़ दिए, और मतलब पिघला करके उसको बाहर फेंक रहे हैं, और जैसे ही बाहर फेंक रहे हैं वैसे ही वो क्या हो जा रहा है, सॉलिड बन जा रहा है, ठीक है। तो इस सॉलिड का अलाइनमेंट किस ओर होगा, इस सॉलिड का अलाइनमेंट होगा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में, जिधर अर्थ का मैग्नेटिक पोल है उधर मतलब अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स के डायरेक्शन में ही ये भी अलाइन होगा। तो ये अपने अर्थ के मैग्नेटिक हिस्ट्री को बताएगा कि नहीं बताएगा, बिल्कुल बताएगा। तो उसी तरह से नीचे से भी जो मटेरियल मोल्टेन स्टेट में ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आते के साथ वो कूल डाउन हो जा रहे हैं, तो कूल डाउन होने के दौरान वो जो सॉलिड शेप लेंगे, उस सॉलिड का डायरेक्शन अलाइंड होगा अर्थ के मैग्नेटिक पोल के डायरेक्शन में, ठीक है, और अर्थ का मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए पहले मान लो कि एक मिडियोसेनिक रीज मान लो इस डायरेक्शन में फॉर्म हो रही थी, तो अब मिडियोसेनिक रीज कुछ इस डायरेक्शन में फॉर्म होगी, और इसको स्टडी करके हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं, समझे। तो खैर ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बट हाँ मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ को बताया जा सकता है स्प्रेडिंग ओशन फ्लोर्स के जरिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर B3 ओनली इज द राइट आंसर। पढ़ लीजिए दोस्तों, वैसे मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। 8 का देखिए, यहाँ प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है दोस्तों। एनीवेज, कन्वेक्शन करेंट इन मेंटल इज वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। बिल्कुल सही बात है कि थर्मल जो प्लेट्स मूव करते हैं, अगर ये इधर मूव कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है, यहाँ से थर्मल कन्वेक्टिव करंट इस तरह से मूव कर रहा है, नीचे से आ रहा है थर्मल कन्वेक्टिव करंट इस तरह से फैल जा रहा है, फिर यही थर्मल कन्वेक्टिव करंट फिर से नीचे जा रहा है, ठीक है, फिर से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्लेट है वो क्या होंगे, देखो ये इसको इधर ड्राइव करेगा और ये इसको इधर ड्राइव करेगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्ज करेंगे, और यहाँ पर ये दोनों प्लेट क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। बट जो भी है, तो ये मेंटल से आने वाले कन्वेक्टिव करंट के कारण ही प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट।
देखो सैलो फोकस अर्थक्वेक्स आर यूजुअली ऑफ लार्ज स्प्रेड काउजिंग ग्रेटर डैमेज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। बिल्कुल सही बात। जो डीप फोकस रहेगा उसकी वेव सरफेस तक आते आते तक क्या हो जाएगी, बहुत वीक हो जाएगी। लेकिन जो सैलो फोकस रहेगा जिसका ओरिजिन ज़्यादा अंदर नहीं, ज़्यादा गहराई में नहीं है, उसकी वेव बॉडी तक आते आते भी उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बची हुई रहेगी दोस्तों। तो वो अर्थ क्रस्ट पर ज़्यादा ग्रेटर डैमेज करेगा। तो बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, सैलो फोकस अर्थक्वेक का डेप्थ होता है मैक्सिमम 30 किलोमीटर, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। तो 8 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पूछ रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हाइपोथेसिस है उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट। तो पूछ रहा है दिस हाइपोथेसिस वाज कॉइन्ड बाय आर्थर होम्स। बिल्कुल गलत जवाब। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस है ये किसने दिया है? अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा, ये हेनरी हेस नाम के शख्स ने दी है। हेनरी हेस, डबल एच, हेनरी हेस नाम के शख्स ने दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग ही हो गया। फिर सेकंड देखिए, रॉक्स क्लोजर टू द एमओआर हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर द यंगेस्ट। बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल पोलैरिटी यानी अर्थ की पोलैरिटी से अलाइंड, मैंने अभी आपको समझा दिया है। ठीक है, अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है उससे अलाइंड रहेगा। और जो दूर रहेगा वो तो इधर उधर, वो तो लहरों के कारण उसकी पोलैरिटी क्या हो, इधर उधर हो जाएगी ना। ठीक है, नॉर्थ साउथ के रूप में वो पहले अलाइन हो जाएगा। ठीक है, बट इसको फिर पानी उसको बहा कर ले जाएगी तो इधर उधर इसको अलाइन कर देगी। तो फर्स्ट इज राइट। फिर देखिए एंड आर द यंगेस्ट, बिल्कुल अभी अभी उसका जन्म ही हो रहा है। जो रॉक्स हैं उनका क्रिएशन ही मिड ओशियनिक रीज पर हो रहा है, तो वो तो यंगेस्ट ही होंगे। तो सेकेंड इज एक्चुअली राइट। फिर देखो ओशियन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। बिल्कुल सही, ऊपर वाला स्टेटमेंट को ही रिपीट कर रहा है कि ओशियन क्रस्ट के जो रॉक्स होंगे वो काफ़ी यंग होंगे कॉन्टिनेंटल रॉक्स से। थर्ड इज ऑल्सो राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 and 3, ऑप्शन नंबर बी। तो पढ़ लीजिए। और बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बहुत सिंपल टू एक्सप्लेन भी है। तो मुझे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है और आई थिंक आप भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हॉट स्पॉट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं ये बात हमेशा याद रखिएगा। जनरली जो वोल्केनोज आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्लेट बाउंड्रीज पर। जैसे अगर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ठीक है, या फिर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वहाँ पर इस टाइप के प्लेट बाउंड्री पर। लेकिन फर्ज करो कि यहाँ पर पहले था ये हॉटस्पॉट, मतलब यहाँ से पहले वोल्केनो रिलीज होता था, बट ये प्लेट कवर करते 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 इस स्पेस को कवर कर लिया। ठीक है, तो अब ये वाला जो जगह है वो इसके प्लेट के बीचों बीच नीचे है। ठीक है, तो नीचे से क्या है, नीचे इस मैग्मा का टेम्परेचर कहीं ना कहीं इसके बगल वाले मैग्मा से और इसके बगल वाले मैग्मा से, इसके सराउंडिंग मैग्मा से इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो यही है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट प्लेट बाउंड्रीज के नियर नहीं होता, हॉटस्पॉट प्लेट के बीचों बीच होता है। लेकिन वहाँ पर भी ये वोल्केनो ला देता है, क्योंकि हॉटस्पॉट के नीचे की जो मैग्मा होती है, इसके नाम ही सजेस्ट करा ना, उसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग मैग्मा से अधिक होता है दोस्तों। तो बिल्कुल फर्स्ट इज टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड सेकेंड देखिए, हॉटस्पॉट्स कैन बी यूज टू ट्रैक प्लेट मूवमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए इसको कैसे, फर्स्ट तो रॉन्ग है, सेकेंड देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हॉट स्पॉट है, ये हॉट स्पॉट का रीजन है और प्लेट ऐसे आपकी मूव कर रही है। ठीक है, मूव करते करते, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, वोल्केनो ला दिया, यहाँ पर वोल्केनो ला दिया। अब अगर प्लेट इसी डायरेक्शन मूव कर रही है तो ये वोल्केनो धीरे धीरे, हॉटस्पॉट तो फिक्स है अपने जगह पर है ना, तो ये प्लेट अगर आगे मूव करेगी तो अगला वोल्केनो कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, अगला वोल्केनो यहाँ देखने के लिए मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो है हॉटस्पॉट्स यूज किए जा सकते हैं प्लेट मूवमेंट को ट्रैक करने से। अब अगर पहला वोल्केनो यहाँ मिल रहा है, दूसरा यहाँ मिल रहा है, तीसरा यहाँ मिल रहा है, तो हम लोग बता सकते हैं कि प्लेट इधर ही मूव कर रही होगी। ठीक है, बट अगर पहला वोल्केनो यहाँ मिल रहा है, दूसरा वोल्केनो यहाँ मिल रहा है, तीसरा वोल्केनो यहाँ मिल रहा है, तो आप खुद बताइए प्लेट किधर मूव कर रही होगी, प्लेट इधर मूव कर रही होगी, राइट। तो हॉट स्पॉट्स बता सकते हैं कि प्लेट का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो सेकेंड इज एक्चुअली राइट। और एक हॉट स्पॉट का एग्जाम्पल आपको पता होगा, हवाईयन। जो हवाईयन आइलैंड है वो खुद हॉट स्पॉट है। ठीक है,
तो बस यही उसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा अपना 10 का सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। तो पढ़ लीजिए, बट पढ़ने से आपको उतना नहीं समझ आएगा जैसे मैंने आपको समझाया है, तो आपने अगर ध्यान से सुना है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 11th देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, हम लोगों को एंड ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट दिया है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। द लोकेशंस ऑफ ओशन एंड लैंड मासेस इन्फ्लुएंस द अर्थ सिस्टम। तो बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओशंस और लैंड मासेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका लोकेशन है वो अर्थ सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगा, क्यों नहीं करेगा। देखो सेकंड देखो, द बेसाल्टिक मैग्मा इरप्ट्स आउट ऑफ मिड ओशियानिक रीजेस। तो देखिए मिड ओशियानिक रीजन से क्या होता है, यहां से निकलता है बेसाल्टिक मैग्मा, ठीक है। और जो सेंट्रल इरप्शन टाइप वोल्केनो होती है, जहां पर दो प्लेट एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक प्लेट नीचे जा रहा है और यहां से जो मैग्मा निकलेगी वो होगी एसिडिक मैग्मा, जनरली बता रहा हूं, ठीक है। तो मिड ओशियानिक रीजन से निकलेगी बेसाल्टिक मैग्मा, ठीक है। और जब दोनों प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज करेंगे तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अराउंड जो वोल्केनो आएगा उससे निकलेगी एसिडिक मैग्मा, ठीक है। तो सेकेंड इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन 12 देखते हैं। देखिए प्लेसर डिपॉजिट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स पूछ रहा है। तो प्लेसर डिपॉजिट्स कैन बी फाउंड इन द रिवर्स, बिल्कुल सही बात है। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स हैं जो हैवी मेटल्स हैं लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, इनके डिपॉजिट्स को बोलते हैं हम लोग प्लेसर डिपॉजिट्स। और इनका खास बात क्या है कि ये बहुत आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, इनका बहुत आसानी से इरोजन वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट। ये रिवर के आपके जो सैंड है उसमें मिलता है और कोस्टल सैंड में भी ये मिलता है दोस्तों। सेकेंड देखिए, मिनरल्स दैट फॉर्म प्लेसर डिपॉजिट्स आर केमिकली रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। मैंने आपको पहले बताया कि इनका आसानी से वेदरिंग और इरोजन नहीं होता है दोस्तों। थर्ड देखिए, प्लेसर डिपॉजिट्स आर वन ऑफ द पीसेस ऑफ एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। देखिए ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। दो थ्योरीज हम लोग यहीं पर पढ़ते हैं, एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको किसने प्रपोज किया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रपोज किया था एल्फ्रेड वेगनर ने। और एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का पार्ट है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का पार्ट है। और ये जो बोल रहा है प्लेसर डिपॉजिट्स जो है वो एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, ठीक है। ये उसी का एग्जाम्पल भी और उसी का एविडेंस भी है दोस्तों। तो थर्ड इज एक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट। प्लेसर डिपॉजिट्स सी फ्लोर स्प्रेडिंग का एग्जाम्पल नहीं है, प्लेसर डिपॉजिट्स एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाई एल्फ्रेड वेगनर का। तो थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, ऑल ऑफ द अबव इज रॉन्ग। राइट आंसर इज 1 and 2 ओनली। हमने 1 और 2 को देख भी लिया है, तो इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 13 देखते हैं। फिर देखिए प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है और आपको बताना इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। द प्लेट बाउंड्रीज इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो प्लेट बाउंड्रीज है वहाँ पर आपके बन जाते हैं कई बार माउंटेन्स। अगर माउंटेन्स बने हैं तो वहाँ पर माउंटेन्स उनका नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जो भी प्लेट बाउंड्रीज पर बना है उसके आधार पर ही वहाँ का नेचुरल रिसोर्स डिसाइड होता है दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट। फिर देखो, गोल्ड डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द रॉक्स ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज, बिल्कुल सही बात है। जो एक्टिव वोल्केनोज होती है, वोल्केनोज नीचे से बहुत सारी चीज़ों को ऊपर लेते आती हैं, तो उनमें से वो गोल्ड, प्लेटिनम कुछ भी ऊपर ले आ सकती हैं। तो सेकेंड इज एक्चुअली
राइट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट एक भी स्टेटमेंट है ही नहीं, तो डी इज द राइट आंसर। पढ़ लेंगे। क्वेश्चन 14 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन प्लेट। जो इंडियन प्लेट है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन प्लेट का पूरा नाम है इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये एक ही प्लेट है दोस्तों। चलिए देखिए इंडियन प्लेट से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए। यूरेशियन प्लेट हैज़ बीन सिंकिंग बिलो द इंडियन प्लेट टू फॉर्म द हिमालयस। दोस्तों इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, दिस पार्ट इज ट्रू। इन दोनों के टकराने से ही हिमालय बन रहा है, दिस पार्ट इज ट्रू। बट कौन सी प्लेट नीचे जा रही है? यूरेशियन प्लेट नीचे नहीं जा रही है, इंडियन प्लेट नीचे जा रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही है तो इंडियन प्लेट नीचे जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। फिर देखिए डेक्कन ट्रैप्स वेर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस आफ्टर द हिमालयन माउंटेन बिल्डिंग वाज स्टार्टेड। आपको पता होना चाहिए कि डेक्कन ट्रैप्स जो है वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल टोपोग्राफी है इंडियन कॉन्टिनेंट पर। क्यों स्टेबल है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। उनका जो भी कुछ होना था, वेदरिंग इरोजन जो होना था वो सब कुछ हो चुका है, ठीक है। और वहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी अब ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन हिमालयन जो फोल्ड माउंटेन्स है वो क्या है, वो काफ़ी न्यू फिनोमिना है और वो काफ़ी मतलब जियोलॉजिकली वो काफ़ी एक्टिव जोन है, ठीक है। और ये न्यू है। तो अब ये क्या बोला, डेक्कन ट्रैप्स वर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस आफ्टर द हिमालयन माउंटेन बिल्डिंग वाज स्टार्टेड। बिल्कुल गलत। हिमालयन माउंटेन्स नए हैं, ना कि डेक्कन ट्रैप्स नए हैं। डेक्कन ट्रैप्स लगभग 60 मिलियन ईयर्स अगो की बात है और हिमालयन माउंटेन्स है लगभग 40 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, ठीक है। इसको देख लिया जाएगा, वेरीफाई कर लिया जाएगा। बट ये याद रखिए कि हिमालयन माउंटेन सिस्टम काफ़ी न्यू है। वो न्यू फोल्ड माउंटेन उसको बोलते ही, उसके नाम में ये न्यू फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका इनकरेक्ट है दोस्तों। फिर देखो इंडियन प्लेट बाउंड्रीज इंक्लूड बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। बिल्कुल सही बात है। जब जहाँ इंडिया और यूरेशिया आपस में टकरा रहा होता है वहाँ पर है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ऑस्ट्रेलियन साइड में ये है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बताया कि इंडियन प्लेट का पूरा नाम है इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक ही प्लेट है दोस्तों, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया साइड में ये डाइवर्जेंट है और उधर आपका जिधर यूरेशिया से टकरा रहा है वहाँ पर ये कन्वर्जेंट है। तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। फिर से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस की बात कर रहा है और यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। द मिड अटलांटिक रीज रन्स थ्रू आइसलैंड। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पर देखिए, इधर हो गया आपका अमेरिकाज, ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका यूरोप, जो भी है इधर जैसे भी है। तो इधर से मिड अटलांटिक रीज शुरू होता है और ये इस तरह से एस शेप में है ये, बिल्कुल ठीक है। तो इधर कहीं ये आइसलैंड से टकराता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट। तो मिड अटलांटिक रीज रन्स थ्रू द आइसलैंड, सही बात है ये। फिर देखिए जापान इज सिचुएटेड अलॉन्ग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बिल्कुल, आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अगर आपको पता होगा, ये इधर, ये पैसिफिक इधर से शुरू होता है और इधर जापान साइड को भी ये पूरा कवर करता है। ऐसे देखोगे ना तो पूरा रिंग जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है। तो जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है क्योंकि जापान में आप देखेंगे कभी भी भूकंप आ सकता है, अर्थक्वेक तो वहाँ पर एक रेगुलर फिनोमिना है दोस्तों, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। देखो क्या क्या राइट हो गया, फर्स्ट राइट हो गया, सेकंड राइट हो गया, थर्ड देखिए
द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज ए डेवलपिंग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। बिल्कुल गलत जवाब। रिफ्ट क्यों क्रिएट होगा? कन्वर्ज करने से थोड़ी रिफ्ट क्रिएट होगा। रिफ्ट क्रिएट होगा डाइवर्ज करने से। इसके एक साइड है सोमालियन प्लेट और एक साइड का नाम है शायद नूबियन प्लेट। ठीक है, तो थर्ड ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री नहीं क्रिएट करा, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रिएट करा दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी थर्ड राइट नहीं है। हाँ देखिए, थर्ड देख लीजिए। द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज ए डेवलपिंग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इन ईस्ट अफ्रीका। हेयर द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका, द सोमालियन प्लेट, इज पुलिंग अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट कॉम्प्राइजेज द नूबियन प्लेट। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, ना कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एनीवेज, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। अब अगेन यहाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको पढ़िए। द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय अल्फ्रेड वेगनर विच सजेस्ट दैट अर्थ दैट कॉन्टिनेंट शिफ्ट पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही। ये तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक तरीके से नॉर्मल डेफिनेशन दिया है और ये उसके प्रोपाउंडर का नाम दिया है। दोनों सही भी कहा गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। फिर देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फोर्सेस बिहाइंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वेगनर। देखिए, जो फोर्सेस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा बताया गया है उनका नाम है पोल फ्लीइंग फोर्स, और वेस्टर्न फोर्स, वेस्टवर्ड फोर्स। ठीक है, यही नाम उन्होंने दिए हैं। अब आप बोल सकते हैं कि वेस्टवर्ड फोर्स ग्रेविटी के कारण होगा, पोल फ्लीइंग फोर्स इसके कारण होगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होगा। ठीक है, वो सब बात की बात है, बट इन्होंने ऐसा नहीं कहा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर नहीं किया, इन्होंने कंसिडर किया पोल फ्लीइंग फोर्स और वेस्टवर्ड फोर्स को ही। ठीक है, तो आप उसी को देखिए, तो सेकेंड रॉन्ग हो गया। और अगर आप वैसे सोचेंगे कि कंसिडर किया है तो फिर आप उसको सही भी मार सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सही हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। बट डिपेंडिंग अपॉन कि वेस्टवर्ड फोर्स को आप, चूंकि इन्होंने वेस्टवर्ड फोर्स बोला है तो इसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। ठीक है, 16 का ए इज द राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। देखिए, आपको बात पता है कि टोटल 7 तो मेजर प्लेट्स हैं, फिर बहुत सारे माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, तो अब जो बहुत सारे माइनर प्लेट्स हैं तो उनमें सभी का तो नाम हमको नहीं पता होना चाहिए, बट कुछ का बारे में हमको, कुछ का नाम और उनका लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका के इस साइड है हुआन डी फूका प्लेट। ठीक है, उस तरह से साउथ अमेरिका के इस साइड है आपका नाजका प्लेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर तो देखिए, कोकोज प्लेट के बारे में कह रहा है कि ये बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट है, तो बिल्कुल गलत बात जवाब। बिटवीन साउथ अमेरिका और पैसिफिक, इधर साइड साउथ अमेरिका की साइड क्या पैसिफिक है और इस साइड क्या अटलांटिक है। देखिए, अगर ये साउथ अमेरिका आपने बना दिया तो साउथ अमेरिका की साइड क्या है? पैसिफिक है, इस साइड क्या है? अटलांटिक ओशन है। तो अब ये तो साउथ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, और ये पैसिफिक प्लेट है, और इसके बीच में कौन सा प्लेट है? इसके बीच में नाजका प्लेट, ना कि कोकोस प्लेट। फर्स्ट को काट दीजिए, फर्स्ट को काट दीजिए, फर्स्ट को काट दीजिए, फर्स्ट को काट दीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। बाकी मिला लीजिए, फूजी प्लेट कहाँ पर होगा? नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये राइट है, ये रॉन्ग है। बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट है नाजका प्लेट। फूजी प्लेट क्या है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, अगर इस टाइप का ऑस्ट्रेलिया मानते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको है फूजी प्लेट। फिर देखिए कैरोलिन प्लेट है बिटवीन द फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट्स। तो इंडियन और फिलीपींस प्लेट के बीच में कैरोलिन प्लेट। 2 और 3 आपका राइट है। कोकोस प्लेट ये वाला बस आप छांट दीजिए तो बी 2 एंड 3 पे आप पहुँच जाएंगे। तो पढ़ लीजिए दोस्तों, कोकोस प्लेट कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में। कोकोस है सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में। नाजका है साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में। अरेबियन प्लेट है मोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबियन। फिलीपीन प्लेट है एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में। फूजी प्लेट है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। कैरोलिन प्लेट है बिटवीन फिलीपीन एंड इंडियन प्लेट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में ज़्यादा कुछ मत रखिए, तो नाजका प्लेट रखिए, और एक मैंने जो आपको हुआन डी फूका प्लेट बताया है, बस ये 2 का ही नाम मुझे पता रहता है वैसे तो। और देखिए उसी के आधार पर मेरा आंसर भी हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि राइट आंसर तक पहुंचना, ठीक है। जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स रटने के लिए तो आप सभी नहीं रट सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मैं आपको ये नहीं बताता हूँ, ये ज़्यादातर मैं बोल ही देता हूँ कि आप सारा चीज कुछ याद कर लीजिए, बट जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप कुछ कुछ की फैक्ट्स ऐसे याद कर लीजिए जिसके भरोसे आपका आंसर आ जाए। चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्स इज आर नॉट ए पार्ट ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर। तो मेजर प्लेट्स के बारे में आपको इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। इनमें से बताना है आपको कि कौन कौन से मेजर प्लेट नहीं है, ठीक है। तो पैसिफिक प्लेट एक मेजर प्लेट है दोस्तों, अभी बताया ना हम लोगों ने। पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट के बीच में 3 प्लेट्स आते हैं। नॉर्थ में नाजका, बीच में कोकोस, और नहीं नॉर्थ में आता है हुआन डी फूका, बीच में कोकोस, और साउथ में आता है नाजका। तो पैसिफिक एक मेजर प्लेट है, बिल्कुल है। फिर देखिए फिलीपीन प्लेट एक मेजर प्लेट नहीं है दोस्तों। फिलीपीन प्लेट ऐसे ही इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में आपको मिल जाएगा। तो मतलब इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो वैसे एक ही है, तो उसी के बीच में छोटा सा एरिया ये फिलीपीन प्लेट का होगा। तो 2 बेसिकली माइनर प्लेट है। फिर देखो अंटार्कटिका प्लेट एडजेसेंट ओशियानिक प्लेट, 3 एक मेजर प्लेट है। फिर देखिए अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट अभी हम लोगों ने पीछे वाली स्लाइड में ही देखा कि अरेबियन प्लेट एक मेजर प्लेट नहीं है। फिर देखिए यूरेशिया, यूरेशिया एक मेजर प्लेट है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा रहा है तभी क्या बन रहा है, हिमालय बन रहा है, और यूरेशियन प्लेट एक मेजर प्लेट है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? देखो पैसिफिक प्लेट तो एक मेजर प्लेट है, फिलीपीन प्लेट मेजर प्लेट नहीं है, अरेबियन प्लेट मेजर प्लेट नहीं है, और ये वही पूछ रहा है कि कौन कौन सा मेजर प्लेट नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2 and 4 ओनली। पढ़ लीजिए, वैसे क्या ही पढ़ेंगे आप इसमें। अरेंज द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ओशन रिलीफ एज दे अकर फ्रॉम द कोस्ट टू द डीप सी। मतलब जैसे कोस्ट से शुरुआत होती है और डीप सी तक जाते हैं, तो पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, उसका अरेंजमेंट कर रहा है। कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइज, प्लेन, सेल्फ। आपको पता है कि कॉन्टिनेंट जहाँ खत्म होता है और जहाँ ओशन शुरू होता है उस रीजन को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो पहले आएगा सेल्फ। सेल्फ देखिए ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ, सेल्फ जहाँ पर खत्म होता है, सेल्फ का स्लोप थोड़ा कम होता है। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर यहाँ सेल्फ जहाँ ब्रेक होता है तो फिर से स्लोप थोड़ा कम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप, और ये है कॉन्टिनेंटल राइज, और इसके बाद एक ओशियानिक प्लेन शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एबिसल प्लेन। तो पहले आएगा सेल्फ, फिर आएगा स्लोप, फिर आएगा राइज, फिर एबिसल प्लेन। सेल्फ, स्लोप, राइज, प्लेन। तो 4 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3, 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आप नॉर्मल जियोमॉर्फोलॉजी अगर पढ़ के आए दोस्तों तो आप बिल्कुल गलत नहीं मारेंगे, बिल्कुल सही मारेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो मिड एशियानिक रीज है इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। बिल्कुल सही बात है। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहाँ पर बनता है? डाइवर्जेंट
प्लेट बाउंड्री पर बनता है। तो मिड ओशियानिक रीज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का ही एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट इज एक्चुअली राइट। सेकेंड देखिए, हिमालयाज आर फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्जेंस बिटवीन ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। बिल्कुल गलत जवाब। आपको पता है कि ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना, और दोनों ही प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। ये यूनिक एग्जांपल है। तो हिमालयस जो है ये क्या है, कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से बना दोस्तों। तो सेकंड इज एक्चुअली रॉन्ग। फिर थर्ड देखिए, सैन एंड्रियास फॉल्ट नियर कैलिफोर्निया इज द रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। तो आपको पता होगा कि सेंट एंड्रिया जो फॉल्ट है ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का एग्जाम्पल नहीं, ये है ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन का एग्जाम्पल। ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन जिसको हम लोग कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली इज द राइट आंसर। देख लीजिए, देख के आपको ज़्यादा समझने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। तो देखो यहाँ पर आपका ओशन रिलीफ का नाम दिया है, इस ओशन रिलीफ का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। तो गायट, गायट क्या होता है, इस टाइप का होता है गायट। ये समुद्र के अंदर में छोटे छोटे माउंटेन्स जो होते हैं उसको गायट्स बोलते हैं। और गायट्स का खास बात ये होता है कि इनका टॉप जो है वो फ्लैट होता है। तो गायट्स फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिड ओशियानिक रिज चेन ऑफ माउंटेन्स एट द सी बॉटम, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए, ट्रेंचेज नैरो एंड स्टीप साइडेड डिप्रेशन। ट्रेंचेज कहाँ पर बनते हैं, जहाँ ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री एक दूसरे में टकराती है और ओशन नीचे जाती है, वहाँ पर आपका क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है। तो वहाँ पर आपको बहुत मतलब गहराई दिखेगी और एकदम फ्लैट ऐसे सीधा ये वर्टिकल और बहुत ज़्यादा डीप। आपको एक पता होगा मैरियाना ट्रेंच के बारे में। मैरियाना ट्रेंच जैसे माउंट एवरेस्ट अर्थ का हायर मोस्ट पॉइंट है, उसी तरह से मैरियाना ट्रेंच अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये सही बोला है, नैरो एंड स्टीप साइडेड डिप्रेशन से, डिप्रेशन यानी गहराई। तो थर्ड इज ऑल्सो राइट। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑल। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए, रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ, यहाँ पूछ रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में क्या क्या एविडेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला है रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन घाना। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इधर है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, बहुत गंदा मैप है, कोई बात नहीं, आप भी इससे अच्छा मैप क्या ही बनाएंगे। और इधर है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका का ये जो भाई है ना, ये ब्राज़ीलियन एरिया है, और इधर का ये गोल्ड कोस्ट जिसको घाना बोलते हैं। आप एक बार मैप देखेंगे अमेज हो जाएंगे कि इसको यहाँ पर ला करके चिपकाया जा सकता है, सेट किया जा सकता है बिल्कुल। अब देखिए, जो यहाँ गोल्ड कोस्ट के पास आपको मिलता है, घाना का नाम ही है गोल्ड कोस्ट, वहाँ पर मिलता है गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स। और घाना से यहाँ हजारों किलोमीटर दूर ब्राज़ील में, ठीक है, वहाँ पर भी गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो इसी से ये पता चलता है, इसी से आपको ये पता चलता है कि ये दोनों कहीं ना कभी जुड़े हुए रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन घाना, तो ये सपोर्ट है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में, ये एक एविडेंस है। तो फर्स्ट इज बिल्कुल राइट। सेकंड देखो, गोंडवाना सिस्टम ऑफ टीली लाइट सेडिमेंट्स फाउंड इन लैंड मासेस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल गलत। जो गोंडवाना सिस्टम ऑफ टीली लाइट सेडिमेंट्स है ये हमेशा साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। तो सेकेंड पार्ट इज एक्चुअली रॉन्ग। थर्ड देखो, रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशंस। ठीक है, तो देखो जैसे ये सही है, ये गलत है। थर्ड देखिए, जैसे यहाँ से मिड ओशियनिक रीज बन रही है, इसे जितने दूर जाते जाएंगे, ठीक है, उतने दूर पर जो रॉक्स होंगी उनका एज सेम ही होगा। ठीक है, तो थर्ड भी राइट स्टेटमेंट है, और ये भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए
एक तरीके से आपका इसका काम करता है, एविडेंस का काम करता है। ठीक है, तो खैर 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी, 1 और 3 ओनली इज़ द राइट आंसर। तो होपफुली आपको सारे एमसीक्यूज आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वहीं पर नहीं पढ़ने बोला है, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ के आप जितना समझते हो उससे ज़्यादा मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो आज का सेशन यहीं पर फिनिश होता है दोस्तों, और चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।